बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 7 कंपनी निर्माण के अभ्यास प्रश्नों पर। इस पाठ को हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। आज अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आइए प्रारंभ करें। अभ्यास प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न। कंपनी के निर्माण की विभिन्न स्थितियों के नाम लिखिए। कंपनी के निर्माण की कौन कौन सी स्थितियां हैं वो हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। उत्तर देखें। कंपनी के निर्माण की विभिन्न स्थितियां होती है। प्रथम प्रवर्तन अवस्था, दूसरा समामेलन अवस्था, तीसरा पूंजी अभिदान अवस्था। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है कि प्रवर्तन और समामेलन की अवस्था सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य होती है। निजी कंपनियां समामेलन के बाद में अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी को पूंजी अभिदान अवस्था से गुजरना होता है। दूसरा प्रश्न, कंपनी समामेलन के लिए आवश्यक प्रलेखों को सूचीबद्ध करें। कौन कौन से प्रलेख कंपनी निर्माण के लिए आवश्यक हैं, समामेलन के लिए आवश्यक हैं? आइए उत्तर देखते हैं। कंपनी समामेलन के लिए आवश्यक प्रलेख। पहला प्रलेख संस्थापन प्रलेख, दूसरा कंपनी के अंतर्नियम, तीसरा प्रस्तावित निदेशकों की लिखित सहमति, चौथा बिंदु है प्रबंध निदेशक प्रबंधक पूर्णकालिक निदेशक से समझौता, पांचवा वैधानिक घोषणा, छठा फीस भुगतान की रसीद, सातवां नाम अनुमोदन का पत्र जो कि रजिस्ट्रार से पूर्व में करवाया गया है। संस्थापन प्रलेख, कंपनी के सीमा नियम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रय विवरण पत्र क्या है? क्या प्रत्येक कंपनी के लिए क्रय विवरण पत्र जमा कराना आवश्यक है? आइए उत्तर देखें। क्रय विवरण पत्र ऐसा कोई भी दस्तावेज है जिसमें कोई भी सूचना, परिपत्र, विज्ञापन और अन्य दस्तावेज शामिल हैं जो जनता से जमा आमंत्रित करता है। जनता से जमा आमंत्रित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज। एक निगमित संस्था की प्रतिभूतियां खरीदने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है, ऐसा दस्तावेज क्रय विवरण पत्र कहलाता है। केवल सार्वजनिक कंपनी के लिए क्रय विवरण पत्र जमा कराना आवश्यक है जो जनता से पूंजी एकत्रित करती है। केवल और केवल सार्वजनिक कंपनी के लिए क्रय विवरण पत्र जारी करना आवश्यक होता है जो जनता से पूंजी स्वीकार करती है। अगला प्रश्न है आवंटन विवरणी शब्द को संक्षेप में समझाइए। आवंटन विवरणी क्या है? आइए। आवंटन विवरणी, एक कंपनी के रजिस्ट्रार के पास एक आवंटन विवरणी जमा करानी होगी जिसमें अंशधारियों के नाम, उनके पते और आवंटित अंशों की संख्या लिखी होगी। इसे आवंटन विवरणी कहते हैं। अंशधारियों के नाम, उनके पते और आवंटित अंशों की संख्या ये इसके अंदर अंकित होती है और यह रजिस्ट्रार के पास जमा करानी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंपनी निर्माण के किस स्तर पर उसे सेबी से संपर्क करना होता है? किसी कंपनी को सेबी से कब संपर्क करना होता है, इस प्रश्न में पूछा गया है। आइए देखते हैं। जब सार्वजनिक कंपनी जनता से धन एकत्रित करना चाहती है, अर्थात जनता को अपने अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करना चाहती है, तो उसे सभी आवश्यक सूचनाएं भली प्रकार से प्रकट कर देनी चाहिए एवं सम्मानित निवेशकों से कोई सारयुक्त सूचना नहीं छिपानी चाहिए। कोई भी सूचना उनसे नहीं छिपानी चाहिए। निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। इसीलिए जनता से धन जुटाने या अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करने से पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी से संपर्क कर उसकी पूर्वानुमति लेना आवश्यक होता है। अंशधारकों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से संपर्क कर उनसे पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होती है। अगला प्रश्न बच्चों, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। ये प्रश्न हैं, इनके उत्तर हमें लंबे लिखने होते हैं, बड़े उत्तर होते हैं। इन्हें ध्यान से देखिए। प्रवर्तन शब्द का क्या अर्थ है? प्रवर्तकों ने जिस कंपनी का प्रवर्तन किया है उसके संदर्भ में उनकी कानूनी स्थिति की चर्चा कीजिए। एक
प्रवर्तकों की कानूनी स्थिति क्या है प्रवर्तन के संबंध में, कंपनी के संबंध में, वो इस प्रश्न में हम देखते हैं। आइए देखें प्रवर्तन शब्द का अर्थ। सबसे पहले प्रवर्तन शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, व्यावसायिक सुअवसरों की खोज एवं कंपनी की स्थापना के लिए पहल करना, जिससे कि व्यवसाय के प्राप्त सुअवसरों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया जा सके। इस प्रकार प्रवर्तन का कार्य सशक्त व्यवसाय के अवसर की खोज से शुरू होता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि कंपनी व्यवसाय प्रारंभ करने की स्थिति को प्राप्त नहीं कर ले। अर्थात प्रवर्तन शब्द सुअवसरों की खोज करके व्यवसाय को प्रारंभ करने की अवस्था तक पहुंचाने को कहा गया है। आगे देखते हैं, कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह अथवा एक कंपनी स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाती है तो उन्हें कंपनी का प्रवर्तक कहा जाता है। कोई व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, या फिर कोई कंपनी भी प्रवर्तक हो सकती है। प्रवर्तक वह है जो प्रायोजन के संदर्भ में एक कंपनी के निर्माण का कार्य करता है, वह इसे चालू करता है तथा उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाता है। जो कंपनी निर्माण के लिए जरूरी कदम हो, ऐसे कदम जो उठाता है वह व्यक्ति, वह व्यक्तियों का समूह है या वह कंपनी प्रवर्तक कहलाती है। प्रवर्तकों की स्थिति। प्रवर्तकों की स्थिति क्या है? प्रवर्तक कंपनी को पंजीकृत कराने व उसे व्यापार प्रारंभ की स्थिति तक लाने के लिए विभिन्न कार्यों को करता है, लेकिन न तो वह कंपनी के एजेंट और न ही उसके ट्रस्टी हैं। न तो वो एजेंट होता है, न ही उसका ट्रस्टी होता है। वह कंपनी के एजेंट तो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि कंपनी का समामेलन अभी होना बाकी है। कंपनी का समामेलन अभी नहीं हुआ है। प्रवर्तक उन सभी समामेलन से पूर्व के समझौतों के लिए उत्तरदायी होंगे जिनको कंपनी समामेलन के पश्चात मान्यता नहीं दी गई है। कंपनी समामेलन के पश्चात यदि किन्हीं समझौतों को मान्यता नहीं दी गई है तो प्रवर्तक उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी प्रकार प्रवर्तक कंपनी के ट्रस्टी नहीं होते। कंपनी के प्रवर्तकों की स्थिति एक न्यासी की होती है। उन्हें गुप्त रूप से लाभ नहीं कमाना चाहिए। यदि वे इसको स्पष्ट नहीं करते हैं तो कंपनी प्रसंविदों को रद्द कर सकती है। कंपनी उनके द्वारा किए गए समझौतों को रद्द कर सकती है एवं प्रवर्तकों को भुगतान किए गए क्रय मूल्य को वसूल कर सकती है। महत्वपूर्ण सूचना के छिपाने से यदि कोई हानि होती है, कोई लॉस होता है, तो कंपनी क्षतिपूर्ति का दावा कर सकती है। तो कंपनी उनके ऊपर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए दावा भी कर सकती है। प्रवर्तक कंपनी के प्रवर्तन पर व्यय को प्राप्त करने का कानूनी रूप से दावा नहीं कर सकते। यदि प्रवर्तकों ने कोई व्यय किया है तो वो उसे प्राप्त करने का कोई दावा नहीं कर सकते। कंपनी चाहे तो पूर्व किए गए व्ययों का भुगतान कर सकती है, लेकिन कंपनी अगर चाहे तो उनके द्वारा किए गए खर्चों का भुगतान कर सकती है। उनकी सेवाओं के बदले एक मुश्त राशि अथवा कमीशन का भुगतान कर सकती है। एक साथ राशि दे सकती है या कमीशन के रूप में दे सकती है। कंपनी उन्हें ऋण पत्रों का आवंटन कर सकती है या फिर भविष्य में प्रतिभूतियों के क्रय की सुविधा दे सकती है। ये सुविधाएं कंपनी के द्वारा प्रवर्तकों को दी जा सकती है उनके द्वारा लगाए गए भुगतान के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है बच्चों, कंपनी के प्रवर्तन के लिए प्रवर्तक क्या कदम उठाते हैं? जो प्रवर्तक हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो व्यक्तियों का समूह हो या कोई कंपनी हो जो कि नई कंपनी के निर्माण का कार्य करना चाहती है, तो वह क्या क्या कदम उठाएंगे देखते हैं। कंपनी के प्रवर्तन के लिए प्रवर्तकों द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। पहला, व्यवसाय के अवसर की पहचान करना। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यह अवसर एक नई वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन की हो सकती है या फिर किसी उत्पाद की किसी अन्य माध्यम के द्वारा उपलब्ध कराने को, अथवा अन्य कोई अवसर जिसमें निवेश की संभावना हो, जिसमें निवेश किया जा सके। ऐसे अवसर की तकनीकी एवं प्राथमिक संभावनाओं को देखकर फिर इसका विश्लेषण किया जाता है, अवसर की पहचान की जाती है। दूसरा बिंदु है संभाव्यता का
अध्ययन कि वह व्यवसाय जो हमने जिस अवसर की हमने पहचान की है वो कितना लाभ प्रदान करेगा, कितना अच्छा व्यवसाय है, इसकी संभावनाओं को देखा जाना। संभाव्यता का अध्ययन, पहचान कर लिए गए सभी अवसरों में से संभव अवसरों को वास्तविक परियोजनाओं में परिवर्तित करना, सदा संभव अथवा लाभप्रद न हो। प्रवर्तक इसीलिए जिन व्यवसायों को प्रारंभ करना चाहते हैं उनके सभी पहलुओं की जांच, सभी बिंदुओं की जांच पड़ताल के लिए संभाव्यता का विस्तृत अध्ययन करते हैं कि व्यवसाय कैसा है, उससे कितना लाभ होगा, तकनीकी रूप से वह सही है, वित्तीय रूप से क्या उसे पूरा किया जाना संभव है। इन सभी संभावनाओं का पता लगाया जाता है। संभाव्य अध्ययन परियोजना की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। परियोजना किस प्रकार की है उसी प्रकार से उसकी संभाव्यता का अध्ययन किया जाता है और उसके लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। पहला इसके अंदर है तकनीकी संभाव्यता। कभी कभी कोई विचार अच्छा होता है लेकिन उसका क्रियान्वयन तकनीकी रूप से संभव नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवश्यक कच्चा माल अथवा तकनीक सरलता से उपलब्ध नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जब तक कच्चे माल तकनीक उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, परियोजना तकनीकी रूप से अव्यवहारिक होगी। अगला है वित्तीय संभाव्यता। बच्चों, इनके बारे में हमने पूर्व में विस्तार से अध्ययन किया हुआ है। सभी व्यावसायिक कार्यों के लिए धन की आवश्यकता का अनुमान लगाना होता है। हर व्यवसाय के लिए कितना धन लगेगा इसका अनुमान पूर्व में ही लगाया जाता है। यदि परियोजना पर होने वाला व्यय इतना अधिक है कि इसे उपलब्ध साधनों से सरलता से नहीं जुटाया जा सकता तो परियोजना की वित्तीय असंभाव्यता के कारण इस विचार को त्यागना होता है। यदि फंड नहीं जुटाया जा सकता, पैसा नहीं जुटाया जा सकता तो ऐसी परियोजना को छोड़ना पड़ता है। यह वित्तीय असंभाव्यता के कारण होता है। अगला है आर्थिक संभाव्यता। देखिए, लाभ होगा तभी कोई व्यवसायी किसी व्यवसाय को चलाएगा, उस व्यवसाय को प्रारंभ करेगा। तो आर्थिक संभाव्यता भी देखी जाती है। परियोजना तकनीकी एवं वित्तीय रूप से व्यवहारिक है लेकिन इसकी लाभप्रदता की संभावना बहुत कम है। ऐसी परिस्थिति में भी यह विचार त्यागना होगा। यह विचार क्या है? छोड़ दिया जाता है जिसमें लाभ नहीं होता है। इन विषयों के अध्ययन के लिए प्रवर्तक साधारणतया विशेषज्ञों की सहायता लेते हैं। मात्र अध्ययन करने से विशेषज्ञ प्रवर्तक नहीं बन जाते। यदि कोई विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है और उसने संभाव्यता का अध्ययन किया है तो वह प्रवर्तक नहीं बन जाता है। जांच पड़तालों के सकारात्मक परिणाम निकलने पर ही प्रवर्तक कंपनी बनाने का निर्णय ले सकते हैं। इन संभाव्यता के अध्ययन के बाद यदि सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो ही प्रवर्तक कंपनी निर्माण पर आगे बढ़ते हैं। नाम का अनुमोदन। कंपनी की स्थापना का निर्णय लेने के पश्चात प्रवर्तकों को इसके लिए एक नाम का चुनाव करना होगा। इसके अनुमोदन के लिए जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा उस राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार के पास एक आवेदन पत्र जमा कराना होगा। जहां पर हम कंपनी का पंजीकृत कार्यालय खोलेंगे उसी राज्य के रजिस्ट्रार के पास हमें नाम के अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र जमा कराना होता है। कंपनी रजिस्ट्रार को दिए गए प्रार्थना पत्र में 3 नाम प्राथमिकता दर्शाते हुए दिए जाते हैं। 3 नाम, और इनमें से ही उचित प्रस्तावित नाम का अनुमोदन कर दिया जाता है। कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा जो सही नाम होता है उसका अनुमोदन कर दिया जाएगा। संस्थापन प्रलेख के हस्ताक्षरकर्ताओं को निश्चित करना, यह भी प्रवर्तक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रवर्तक को उन सदस्यों के संबंध में निर्णय लेना होगा जो प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। सामान्यतः जो लोग उद्देश्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं उनकी कंपनी के प्रथम निदेशक बनने एवं कंपनी के योग्यता अंश खरीदने के संबंध में लिखित स्वीकृति लेनी आवश्यक है। जिन लोगों ने उद्देश्य पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं उन लोगों के ही निदेशक बनने की संभावना ज़्यादा होती है। वही कंपनी के प्रथम निदेशक बनने और कंपनी के योग्यता अंश खरीदने की
उनसे लिखित स्वीकृति ली जाती है। पांचवा बिंदु है कुछ पेशेवर लोगों की नियुक्ति करना। देखिए, प्रवर्तक क्या है, कई काम खुद करता है, कई काम करने के लिए उसे पेशेवर लोगों की आवश्यकता होती है, तो पेशेवर लोगों की वह नियुक्ति भी करता है। प्रवर्तक आवश्यक प्रलेखों को बनाने के लिए मर्केंटाइल, बैंकर्स, ऑडिटर्स आदि पेशेवर लोगों की नियुक्ति करते हैं। छठा बिंदु, छठा आवश्यक कार्य, आवश्यक प्रलेखों को तैयार करना। प्रवर्तक अब कुछ वैधानिक प्रलेखों को तैयार करने के लिए कदम उठाएगा, जिन्हें कंपनी के पंजीयन के लिए कानूनन कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराना आवश्यक होता है। कानूनन कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराना आवश्यक है। ऐसे दस्तावेज उसे तैयार करने होते हैं। ये दस्तावेज कौन कौन से हैं? संस्थापन प्रलेख, सीमा नियम, कंपनी के अंतर नियम, प्रस्तावित निदेशकों की सहमति, समझौता, वैधानिक घोषणा और फीस भुगतान की रसीद। ये आवश्यक दस्तावेज उसे तैयार करने होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कंपनी के सीमा नियम क्या हैं? इसकी धाराओं को संक्षेप में समझाइए। कंपनी के सीमा नियम क्या हैं, इसके बारे में विस्तार से देखते हैं प्रश्न उत्तरों में। सीमा नियम, कंपनी का प्रमुख प्रलेख आधारभूत प्रलेख, संस्थापन प्रलेख या सीमा नियम होते हैं। देखिए, तीन नाम हैं। आधारभूत प्रलेख है, इसे संस्थापन प्रलेख भी कहा जाता है और सीमा नियम भी इसे कहा जाता है। इन प्रलेखों पर सार्वजनिक कंपनी होने पर 7 व्यक्तियों व प्राइवेट कंपनी होने पर 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। सार्वजनिक कंपनी है तो 7 व्यक्ति साइन करेंगे और निजी कंपनी है तो 2 व्यक्ति साइन करते हैं। यह प्रलेख कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित करता है, उद्देश्यों को बताता है जिन उद्देश्यों को लेकर कंपनी प्रारंभ की जा रही है। कानूनन कोई भी कंपनी संस्था के संस्थापन प्रलेख सीमा नियम से हटकर कोई कार्य नहीं कर सकती। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 256 के अनुसार संस्थापन प्रलेख सीमा नियम से अभिप्राय एक कंपनी के ऐसे सीमा नियम से है जो इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अनुसरण में मूल रूप से बनाया गया हो अथवा समय समय पर संशोधित किया गया हो, जो इस अधिनियम और इससे पूर्व के किसी अधिनियम के अंतर्गत मूल रूप से बनाया गया हो या फिर समय समय पर जिसे संशोधित किया गया हो, वह प्रलेख संस्थापन प्रलेख या सीमा नियम होता है। यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 256 के अनुसार परिभाषा है। सीमा नियम के प्रमुख भाग। अब सीमा नियम के भाग क्या है, इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्या भाग हैं वो देखते हैं। पहला खंड है नाम खंड। इस धारा में कंपनी का नाम दिया होता है जिसका अनुमोदन रजिस्ट्रार से पहले ही करवा लिया जाता है, जिसका हमने पहले ही रजिस्ट्रार से अनुमोदन करवा लिया था। पंजीकृत कार्यालय खंड। इस धारा में उस राज्य का नाम दिया जाता है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा, जिसके बारे में कंपनी के समामेलन के 30 दिन के भीतर इसे कंपनी रजिस्ट्रार को सूचित करना होता है, जिसके बारे में कंपनी रजिस्ट्रार को समामेलन के 30 दिनों के अंदर सूचना देनी होती है। तीसरा है उद्देश्य खंड। यह खंड सबसे महत्वपूर्ण धारा है। कंपनी इसमें अंकित उद्देश्यों से हटकर कोई कार्य नहीं कर सकती। देखिए, यह महत्वपूर्ण बात है। जो इस उद्देश्य खंड में कार्य दिए हुए हैं, उद्देश्य अंकित हैं, उनसे हटकर कंपनी कोई कार्य नहीं कर सकती है। मुख्य उद्देश्य, इनमें उन उद्देश्यों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनको लेकर कंपनी का निर्माण किया गया है। कोई भी कार्य जो कंपनी के प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, न्याययुक्त माना जाता है। प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कार्य न्याययुक्त माने जाएंगे। अन्य उद्देश्य, जिन उद्देश्यों को प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं किया गया है, कंपनी चाहती है कि इस उपखंड में सम्मिलित कार्यों को करे तो उसे या तो विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा अथवा साधारण प्रस्ताव पारित कर केंद्रीय सरकार से अनुमोदन करना होगा। जो अन्य उद्देश्य बनाए जाते हैं वह कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करके
या साधारण प्रस्ताव पारित करने पर केंद्र सरकार से अनुमोदन कराने पर ही उन कार्यों को कर सकती है और वो अन्य उद्देश्य होते हैं। दायित्व खंड, यह खंड सदस्यों की देयता को उनके स्वामित्व के अंशों पर अदत्त राशि तक सीमित करता है। जो अंश एक निवेशक ने खरीदे हैं, अंशधारी ने खरीदे हैं, उस पर जो राशि अभी तक उसने नहीं चुकाई है वह उसका दायित्व होता है। जैसे 100 रुपये का अंश है और अंशधारी द्वारा 60 रुपये पूर्व में दिए जा चुके हैं, तो 40 रुपये उसके द्वारा अभी तक दिए जाने बाकी हैं। यह उसका दायित्व है, अदत्त राशि है। पूंजी खंड, इस धारा में उस अधिकतम पूंजी का वर्णन किया जाता है जिसे अंशों के निर्गमन द्वारा जुटाने के लिए कंपनी अधिकृत होगी। प्रस्तावित कंपनी की अधिकृत पूंजी को एवं निर्धारित अंकित मूल्य को कितने अंशों में विभक्त किया गया है का इस धारा में वर्णन किया जाता है। एक कंपनी के सीमा नियम अनुसूची 1 की सारणी ABCD और E में विशिष्टीकृत किए गए प्रारूप में होने चाहिए जो ऐसी कंपनियों के अनुरूप हों। अगला प्रश्न देखते हैं। सीमा नियम एवं अंतर नियम में अंतर बताइए। सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और अंतर नियम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अंतर पूछा गया है। आइए देखते हैं। सीमा नियम एवं अंतर नियम में अंतर, कुछ आधार हमने लिए हैं, उनके आधार पर हम इनके बीच में अंतर देखेंगे। पहला आधार है उद्देश्य के आधार पर। सीमा नियम कंपनी स्थापना के उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं। साथ ही अंतर नियम कंपनी के आंतरिक प्रबंध के नियम होते हैं, यह इंगित करता है। स्थिति, सीमा नियम कंपनी का मुख्य प्रलेख है। देखिए यह मुख्य प्रलेख होता है और कंपनी अधिनियम के अधीन है। अंतर नियम सहायक प्रलेख है, वह सीमा नियम एवं कंपनी अधिनियम दोनों के अधीन है। यह मुख्य प्रलेख होता है, आधारभूत प्रलेख भी इसे कहा जाता है, जबकि अंतर नियम सहायक प्रलेख होता है। यह कंपनी अधिनियम के अधीन होता है, जबकि अंतर नियम सीमा नियमों और कंपनी अधिनियम दोनों के अधीन होता है। अगला अंतर संबंध के आधार पर। सीमा नियम कंपनी के बाहरी दुनिया से संबंध निश्चित करता है। दूसरी कंपनियों या दूसरे अन्य व्यक्तियों जो कंपनी के बाहर हैं उनसे कैसे कंपनी के संबंध होंगे, इनको प्रदर्शित करता है, इनको निश्चित करता है। अंतर नियम कंपनी तथा उसके सदस्यों के बीच आंतरिक संबंधों को परिभाषित करता है। बाध्यता, सीमा नियम के क्षेत्र के बाहर के कार्य अमान्य होते हैं एवं सभी सदस्यों के एक मत से अनुमोदन पर भी नहीं किए जा सकते। अंतर नियम के बाहर के कार्य को अंशधारी अनुमोदित कर सकते हैं। जो अंतर नियम के बाहर के कार्य हैं उन्हें अंशधारियों द्वारा अनुमोदन करवाया जा सकता है। अगला अंतर देखते हैं। आवश्यकता के आधार पर प्रत्येक कंपनी को सीमा नियम जमा कराना आवश्यक होता है, यह अनिवार्य होता है। अंतर नियमों को जमा कराना अनिवार्य नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 की सारणी F को अपना सकती है। सीमा नियम जमा कराना हर कंपनी के लिए अनिवार्य है, लेकिन अंतर नियम जमा कराना अनिवार्य नहीं है। कोई कंपनी चाहे तो कंपनी अधिनियम 2013 की सारणी F को अपना सकती है। परिवर्तन, सीमा नियम में परिवर्तन करना कठिन होता है, बहुत कठिन कार्य होता है। कई मामलों में तो संवैधानिक प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जबकि अंतर नियमों को अंशधारियों द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित कर अंतर नियमों में परिवर्तन लाया जा सकता है। विशेष प्रस्ताव पारित करके अंतर नियमों में परिवर्तन कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या एक सार्वजनिक कंपनी के लिए अपने शेयरों का किसी स्कंद विनिमय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण आवश्यक है? एक सार्वजनिक कंपनी जो सार्वजनिक निर्गमन करने जा रही है, यदि प्रतिभूतियों में व्यापार की अनुमति के लिए स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन नहीं कर पाती है अथवा उसे इसकी अनुमति नहीं मिलती है, तो इसके क्या परिणाम होंगे? आइए देखते हैं।
एक सार्वजनिक कंपनी जनता से पूंजी प्राप्त करने के लिए जनता को अपने अंश एवं ऋण पत्र खरीदने के लिए क्रय विवरण जारी करके जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करती है। ऐसी कंपनी अपने क्रय विवरण में यह उल्लेख करती है कि उसके अंश किन किन स्कंद विनिमय केंद्रों स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे या बेचे जा सकते हैं। देखिए, क्रय विवरण में इसका उल्लेख किया जाता है कि कौन कौन से स्कंद विनिमय केंद्रों या स्टॉक एक्सचेंजों में उन्हें खरीदा और बेचा जाएगा, अंशों को खरीदा और बेचा जाएगा। कंपनी क्रय विवरण में स्कंद विनिमय केंद्रों का उल्लेख करती है तो कंपनी को उन स्टॉक एक्सचेंजों में अपने अंशों का सूचीयन करवाना आवश्यक होता है जिनका नाम कंपनी द्वारा क्रय विवरण में बताया गया है। तो उन स्टॉक एक्सचेंजों में उसे अपने अंशों का सूचीयन करवाना आवश्यक होता है। कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से अभिधान सूची के बंद होने की तिथि से 10 सप्ताह पूरे होने तक अंशों व ऋण पत्रों के क्रय विक्रय की अनुमति नहीं मिलती है तो आवंटन अमान्य होगा और 8 दिन के अंदर आवेदकों से प्राप्त राशि उन्हें लौटा दी जाएगी, आवेदकों को वापस कर दी जाएगी। अब है सत्य असत्य उत्तरीय प्रश्न। चाहे कंपनी निजी है अथवा सार्वजनिक, प्रत्येक का समामेलन कराना अनिवार्य है। बताइए बच्चों, हर कंपनी, जैसा हमने पढ़ा है, हर कंपनी को समामेलन कराना आवश्यक है। तो यह उत्तर, यह जो कथन है, यह क्या है? सत्य है। दूसरा, स्थानापन्न क्रय विवरण पत्र को सार्वजनिक निर्गमन करने वाली सार्वजनिक कंपनी जमा कर सकती है। सत्य असत्य, देखिए इसमें क्या कहा गया है? सार्वजनिक स्थानापन्न क्रय विवरण पत्र को सार्वजनिक निर्गमन करने वाली सार्वजनिक कंपनी जमा कर सकती है। बिल्कुल, यह कथन भी क्या है? सत्य है। यह कथन भी क्या है? सत्य है। तीसरा, एक निजी कंपनी समामेलन के पश्चात उपरांत व्यापार प्रारंभ कर सकती है। बच्चों, यह कथन सत्य है असत्य? यह कथन भी सत्य है। कोई भी निजी कंपनी समामेलन के पश्चात अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। चौथा प्रश्न, एक कंपनी के प्रवर्तन में प्रवर्तकों की सहायता करने वाली विशेषज्ञों को भी प्रवर्तक कहते हैं। अभी अभी हमने देखा है कि जो विशेषज्ञ सहायता करते हैं वो प्रवर्तक नहीं कहलाते। तो इसका मतलब यह कथन क्या है? असत्य। अगला, एक निजी कंपनी समामेलन के उपरांत प्रारंभिक अनुबंधों का अनुमोदन कर सकती है। बिल्कुल, कंपनी समामेलन के उपरांत प्रारंभिक अनुबंधों का अनुमोदन कर सकती है। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कंपनी का छद्म नाम से पंजीयन कराया गया है, छद्म नाम से पंजीयन कराया जाता है तो इसका समामेलन अमान्य होगा। क्या यह कथन सत्य है असत्य? बच्चों, यह कथन असत्य है। समामेलन अमान्य नहीं होगा। जब हमने समामेलन पढ़ा था तब इसे पूर्ण रूप से हमने समझा था कि कोई सूचना अगर छुपाई भी गई है तो समामेलन अमान्य नहीं होगा। गलती भी हो गई है तो समामेलन अमान्य नहीं होता है। अगला बिंदु, कंपनी के अंतर नियम इसका प्रमुख दस्तावेज होते हैं। क्या यह कथन सत्य है या असत्य? बच्चों, यह कथन असत्य है। कंपनी के सीमा नियम उसके प्रमुख प्रलेख होते हैं और प्रमुख दस्तावेज होते हैं। अगला प्रश्न, प्रत्येक कंपनी के लिए अंतर नियम जमा कराना अनिवार्य है। क्या प्रत्येक कंपनी के लिए अंतर नियम जमा कराना अनिवार्य है? असत्य। नहीं, वह कंपनी अधिनियम 2013 की सारणी F को भी अपना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। कंपनी के समामेलन से पूर्व अल्पकालिक अनुबंध पर प्रवर्तकों के हस्ताक्षर होते हैं। यह कथन सत्य है असत्य?
जी बिल्कुल सत्य, यह कथन सत्य है। जो पहले के जो अनुबंध हैं उन पर प्रवर्तकों द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाते हैं, जो भी समावेलन से पूर्व अनुबंध किए गए हैं। अगला प्रश्न, यदि कंपनी को भारी हानि उठानी पड़ती है तथा इसकी परिसंपत्तियां इसकी देयताओं को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो शेष को इसके सदस्यों की निजी संपत्ति से वसूला जा सकता है। यह कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि कंपनी का एक पृथक वैधानिक अस्तित्व है, वह मालिकों से अलग होती है। तो मालिकों की निजी संपत्ति से किसी भी प्रकार की देयता को या किसी प्रकार के दायित्व को नहीं वसूला जा सकता। आज हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।